देखिए मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स उस वक्त फाउंड हुआ था उस पर उसने काफ़ी रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद ही उसको अरेंजमेंट किए थे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था ये काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ था, लेकिन इनमें भी कुछ डेमेरिट्स था जिसकी वजह से इस क्लासिफिकेशन को भी बाद में रिजेक्ट किया और जिसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, तो देखिए मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था उसके लिए वो जितना भी उस वक्त फाउंडेड एलिमेंट्स थे, लगभग उस वक्त फाउंडेड एलिमेंट्स 65 थे। उन्होंने 65 एलिमेंट्स को 65 कार्ड में लिखना स्टार्ट किया। हर एलिमेंट का एक कार्ड बनाया और उस सारे एलिमेंट को हर कार्ड में जैसे नाम दिया, हाइड्रोजन हो गया, फिर मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर मान लीजिए आपका हम ले ले सोडियम ले लें, और आपका हम क्या ले लें, मान लीजिए पोटेशियम ले लेते हैं। इस ढंग से उसने क्या किया, ढेर सारा कार्ड बनाया, 64 कार्ड्स, और हर कार्ड पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखना स्टार्ट किए और सबके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखें। जो भी वर्ल्ड में उस वक्त फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मौजूद थी उस सबको इकट्ठा किए और उसके बाद उस सारे एलिमेंट्स में एक बात को कॉमन देखे कि ऑल एलिमेंट्स का या तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन मिलता है या फिर ऑक्सीजन मिलता है। तो उनका पहला डिफरेंस था रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो उनका दूसरा अरेंजमेंट का व्यू था दैट इज द मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो मास को रखें। इस ढंग से सारे कार्ड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से उसके रिएक्टिविटी को देखें और मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किए। इस ढंग से वो जब अरेंज करने लगे तो सारे एलिमेंट्स को 8 पीरियड में 8 ग्रुप में 8 ग्रुप में डिवाइड किए और 6 पीरियड में डिवाइड किए। ग्रुप उसको बोलते हैं जो वर्टिकल कॉलम है और पीरियड उसको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो। इस चीज़ को बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी शामिल किया गया है। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोला गया। तो इस ढंग से वो टोटल 8 ग्रुप्स को बनाए और 8 ग्रुप में भी सब डिवीजन किए, सब ग्रुप को क्या किए, सब डिवाइड किए। ए जो 7 ग्रुप था उसको 2 पार्ट में बांटे, ए एंड बी, और एक लास्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट का पीरियड था उसको टोटल 3 पार्ट में बांटे, ए बी एंड सी। इस ढंग से आप देखिएगा तो मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है। जैसे हम कुछ हद तक इसको करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम आपका हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्टेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ये उनका क्या था, 8 पीरियड। तो इस ढंग से उन्होंने सारे ग्रुप्स को बांटा टोटल 8 पीरियड में। और ये 8 पीरियड को वो नेमिंग जो किए वो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसको बोला गया EH, इसको बोला गया EH2, इसको बोला गया EH3। इस ढंग से वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी में सजाए।
उसी प्रकार ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिविटी में इसको समझा E2O, इसको बोला EO, E स्टैंड फॉर एलिमेंट। तो इस ढंग से वो पूरे सिस्टम्स को अरेंज किए और जो अरेंजमेंट था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास था। तो ये दो बात आप याद रखिएगा। पहला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दिए, जिसको आप बोल सकते हैं रिएक्टिविटी या वैलेंस से जितना वो इनका रिएक्टिविटी था। दूसरा उनका था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास। इस ढंग से उन्होंने लगभग सारे एलिमेंट्स को, उस वक्त जितना फाउंडेड एलिमेंट था उन सबको सजाया और 65 एलिमेंट को अरेंज किया। तो जब मेंडलीफ वर्क कर रहे थे तो उस वक्त जितना भी नवल गैस है हम लोग का, इनर्ट गैस, वो हमको फाउंड नहीं हुआ था। बाद में उनको फाउंड हुआ था तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाए थे, दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। ये था फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सबको आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये आपको मिलेगा। तो इस ढंग से मेंडलीफ का अरेंजमेंट था। तो इसमें जनरली पूछा जाता है मेंडलीफ में का अरेंजमेंट में मेरा क्या क्या था। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस को ज़्यादा प्रायोरिटी था एंड मास को सेकंड प्रायोरिटी था। इसमें दूसरा बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे मेंडलीफ प्रोडक्ट टेबल में। तो इस दोनों डाटा को भी आपको याद रखना होगा। फिर मेंडलीफ का अचीवमेंट पूछा जाता है एंड मेंडलीफ का ड्रॉबैक क्या था। तो अब हम लोग जनरली मेंडलीफ का ये जो पीरियोडिक टेबल बना था इसका अचीवमेंट क्या था, अब इसकी बात करेंगे क्योंकि वो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद वो बनाए थे। तो इस पीरियोडिक टेबल का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। अब हम लोग आते हैं अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पे। तो अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ को थोड़ा सा हम कम करना चाहते हैं, इसलिए हमको पहले से लिख दिए हैं। अब इस सारे बातों को हम समझाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग एक दो बार लिख लीजिएगा समझने के बाद खुद से, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल मेरा बनाया था तो ये कुछ गैप छोड़ा था, जैसे कि सिलिकॉन जो हमारा था उसके नीचे एक गैप था क्योंकि वो एलिमेंट्स उस वक्त मेरा फाउंड आउट नहीं हुआ था। और इस एलिमेंट्स का जो मेरा था वो सारा प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस तरह का प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। और इसका वो नेमिंग भी कर दिए थे। जैसे इसका नेमिंग किए थे तो EKA एज ए प्रीफिक्स यूज किए थे और ऊपर में जो एलिमेंट था उसी एलिमेंट का नाम लिख दिए थे। वैसे ये बोरॉन के नीचे भी क्या कहते हैं, गैप छोड़े थे, और बोरॉन के नीचे भी मेरा क्या कहते हैं, EKA बोरॉन रखे थे। तो देखिए इस चीज़ जगह जो हम लिखे हैं उस बात को हम पढ़ देते हैं। लेफ्ट द गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर सम एलिमेंट विच डिड नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। वैसा कुछ गैप छोड़े थे जिसको उस वक्त खोजा नहीं गया था क्योंकि वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और वो क्या कहते हैं, नेम द एलिमेंट विच प्रीफिक्स विथ EKA एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज को वो पहले ही बता दिए थे। तो जैसे आपको हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से मिले नहीं हैं, उससे आप पहली बार मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको वो अपना शर्ट का कलर या फिर जो भी उसे वो पहन के आएगा वो सब कुछ आपको पहले से बता देगा, तो आपको उसको ढूंढना किसी जगह पे ज़्यादा इजी होगा। तो उसी प्रकार जो मेंडलीफ थे वो पहले से सबके प्रॉपर्टीज़ को, इस तीनों एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को पहले ही बता दिए थे, जिसकी वजह से वो इस तीनों एलिमेंट्स को उस वक्त फाइंड करना कहीं अधिक इजी हो गया था। तो जो इक्का एल्युमिनियम मिला था उसका नाम बाद में पड़ा था जर्मेनियम, सॉरी इक्का सिलिकॉन जिसका नाम पड़ा था जर्मेनियम, इक्का एल्युमिनियम का नाम पड़ा था गैलियम एंड इक्का बोरॉन का नाम पड़ा था स्कैंडियम। तो ये तीन गैप था जो एलिमेंट्स उनके द्वारा उनके बताए हुए
प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे खोजा गया था। दूसरा उनका अचीवमेंट था द प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल ऑफ एलिमेंट प्रेफर्ड ऑन मास। जो अरेंजमेंट वो किए थे, ये बात हम पहली बार भी बताए थे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए थे ऑन द मास। सो ही प्लेस सम एलिमेंट ऑफ स्लाइटली लोअर मास आफ्टर द अदर एलिमेंट ऑफ हायर मास। जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स था जिसका मास थोड़ा कम था, लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो था उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हो रहा था, जैसे कि क्लोरीन था, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था एंड आयोडीन था। ठीक है, आयोडीन का मास कुछ कम था, तो उसका मास कम होने के बाद भी उसको क्या कहते हैं, वो बाद में प्लेस किए थे, टेलियम के बाद में प्लेस किए थे। उसी प्रकार देखिएगा वेनेडियम से क्रोमियम का मास कम था, फिर भी वेनेडियम को पहले प्लेस किया गया था एंड क्रोमियम को बाद में प्लेस किया गया था। तो ये सब वो क्या कहते हैं, कुछ इनका हाईली करेक्शन था जो पहले के पीरियोडिक टेबल में दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद भी उनका एक अचीवमेंट था, जैसे कि बेरिलियम का मास का करेक्शन किए थे। ठीक है, पहले जो बेरिलियम का मास लिया जाता था वो बोरॉन से अधिक लिया जाता था, लेकिन जब वो दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब वो देखने लगे, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्टिविटी 2 दिखा रहा था और इसका रिएक्टिविटी 3 दिखा रहा था। तो उनको लगा कि बोरॉन जो होगा वो बाद में होगा और बेरिलियम पहले होगा। तो इसके हिसाब से फिर से इसका मास को वो ये डिस्कवर करना स्टार्ट किए। तो बाद में वो बेरिलियम का मास को डिस्कवर किए जिसका मास बोरॉन से कम था। बेरिलियम का मास अपने मास से इसका अधिक लिया जाता था, जो लगभग 8 के लगभग है। ठीक है, और इसका मास लगभग 11 लिया जाता था पहले। ठीक है, तो ये भी उनका एक अचीवमेंट था, मास करेक्शन ऑफ बेरिलियम। तो इस ढंग से उनका देखिएगा तो 3 अचीवमेंट जो था आपको हम लिख दिए हैं। जैसे एग्ज़ाम में भी, ये एग्ज़ाम के व्यू से ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वीडियो लेंथ को कम करने के लिए हम पहले से इसको लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव क्लासिफिकेशन का क्या लिमिटेशन था, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आना पड़ा, ये बात को अब हम समझेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन में। इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या था, तो इस बात को हम पहले पढ़ देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, सो ही कुड नॉट नो हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन 2 एलिमेंट्स। और कोई भी 2 एलिमेंट है उसको हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अगर अरेंज करते हैं, तो 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट आप कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट आप देख लीजिए। जैसे कि आपको हम बताते हैं, मान लीजिए लिथियम है एंड बेरिलियम है। ठीक है, इस दोनों का एटॉमिक मास इसका लगभग 4 है, इसका लगभग 6 है। अब इस दोनों के बीच में कोई अगर 5 एटॉमिक मास का एलिमेंट होगा तो वो आ सकता है, 4.5 एटॉमिक मास का कोई एलिमेंट होगा तो वो आ सकता है। तो इसके 2 एलिमेंट के बीच में कितना नया एलिमेंट आ सकता है, इस चीज़ को हम कभी भी एटॉमिक मास नंबर से अगर अरेंज करें तो कभी जान नहीं पाएंगे। तो ये उनका एक बड़ा लिमिटेशन था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास सजाने की वजह से, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आइसोटोप्स को जगह नहीं दे थे। ठीक है, आइसोटोप्स से जैसे बाद में खोजा गया था, तो जैसे आपको हम बताते हैं 14C6 एंड नाइट्रोजन का अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन का भी 14N7 होता है, और कार्बन का अदर आप ग्रुप्स देखिएगा तो कार्बन 12C6 भी मिलता है और 13C6 भी मिलता है। तो ये इसका जो कार्बन का एक आइसोटोप्स है जिसका मास नंबर नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट है, इस का मास इसके इक्विवेलेंट होने की वजह से ये एक भ्रमित करने वाला पोजीशन था, जिसको मेंडलीव ने सही से नहीं बता पाया कि इस किस पोजीशन पे इसको डाला जाए, अकॉर्डिंग टू मास डाला जाए या अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। कभी बोलते थे वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कार्बन ग्रुप में रहेगा, कभी इसको नाइट्रोजन के ग्रुप में रखते रह गए।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो इसी बात को लिखे हैं, आइसोटोप्स हैज सिमिलर प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सो ही डिड नॉट गिव्स एग्जैक्ट प्लेस फॉर इट। इसके लिए वो एग्जैक्ट प्लेस नहीं दे पाए। दूसरा था जो प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम को देखिएगा तो पूरी तरह से नॉन मेटल बिहेवियर्स में है। नॉन मेटल्स बिहेवियर्स जस्ट लाइक हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आता है आपका, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है। फिर एटी। तो ये लोग आप देखिएगा तो ये लोग के साथ इसको रखें या फिर इसको हम इसके रिएक्टिविटी के हिसाब से रख दें। रिएक्टिविटी के हिसाब से ये कहाँ जाएगा, ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में मेरा कौन कौन है, तो लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है। तो किस एलिमेंट्स के ग्रुप के साथ ये जाएगा, ये चीज़ को वो सही से डिस्क्राइब नहीं किए। तो दूसरा उनका लिमिटेशन था, वो हाइड्रोजन एटम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। और तीसरा बहुत ही कॉमन बात था, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि वो गैस जो अपना बिहेवियर्स किसी तरह से शो ना करे। तो जैसे कि किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी आपका हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी रिएक्शन करा रहे हैं तो हम कुछ परफेक्ट अमाउंट ऑफ मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं और परफेक्ट अमाउंट ऑफ हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिस्कवरी हुआ कैसे, मान लीजिए इसके अंदर कुछ हीलियम एटम था, हमने क्या किया 1:1 मतलब कि मेरा H2O बनना चाहिए। तो H2O के अंदर आप देखिएगा तो इसका मास 16 है और इसका मास 2 है। तो 1:8 के रेशियो में क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा। तो ये अगर 1 आप मास लिए हैं तो इसका आपका मास 8 ग्राम लेना होगा, अगर 1 ग्राम लिए तो। लेकिन जब इसको देखा गया तो इसको 1 ग्राम लिया गया, इसको 8 ग्राम लिया गया। मान लीजिए इसमें हीलियम कुछ आ गया, हीलियम पार्टिकल आ गया, तो हीलियम पार्टिकल अपना भी मास शो कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा H2O बनना चाहिए उससे कम बनेगा। क्यों, ऑक्सीजन तो सिर्फ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था, हीलियम से रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो इस ढंग से साइंटिस्ट को लगा कि इस चैम्बर में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो अनरिएक्टिव है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उस एलिमेंट्स को खोजा गया। तो सबसे पहला एलिमेंट्स जो हम लोग का था वो आर्गन था, जिसको हम डिस्कवर किए थे, जो पूरी तरह से इनर्ट नेचर को शो कर रहा था। ये रिएक्शन को तो शो नहीं कर रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं दिखा रहा था, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए अकॉर्डिंग टू मास तो ये खुद को अपना शो कर रहा था। तो इनर्ट गैस को बहुत बाद में खोजा गया। तो इसको बाद में खोजने की वजह से क्या हुआ कि प्रीवियसली जब वो पीरियोडिक टेबल बनाए तो उसमें इनर्ट गैस का कोई प्लेसमेंट नहीं दिए। बाद में जो भी इनर्ट गैस खोजा गया उसको 0 ग्रुप के नाम से दिया गया, और पीरियोडिक टेबल के आगे जो 8 ग्रुप था उसके आगे एक और ग्रुप को बनाया गया, दैट इज कॉल्ड 9th ग्रुप, और जिसको नाम दिया गया 0th ग्रुप, ठीक है। तो उसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ इनर्ट गैस को रखा गया। इनर्ट गैस को नोबल गैस भी बोलते हैं। तो इस ढंग से लिमिटेशन ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल था। तो ये भी बोर्ड के व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम छोटा करने के लिए पहले ही क्या किया, आपको लिख दिए है और उसको बाद में हम समझा दिए कि क्या क्या चीज़ हुआ था। अब इसके बाद आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो लिमिटेशन ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल को ओवरकम करेगा, जो उसको ठीक से सुधार करेगा। तो अब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरीके से, बोर्ड के व्यू से भी, केमिस्ट्री पढ़ने के व्यू से भी, कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT वाईटी का किसी चीज़ का एग्ज़ाम आप देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके व्यू से भी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।